प्रोटोजोआ की दरियाफ्त माइक्रोस्कोप की इजाद से जुड़ी हुई है। 17वीं सदी में हॉलैंड के एक साइंटिस्ट एंटोनी वन लीeuwenhoek ने बहुत ताकतवर माइक्रोस्कोप्स बनाए। उन्हें इन चीजों को जानने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप्स से बहुत सी चीजों को देखा। उन्होंने बारिश का पानी, तालाब का पानी और यहां तक कि अपने दांतों की खुरचन का भी मुआयना किया। 1674 में उन्होंने नमूनों में चौथाई चौथाई हरकत करते हुए मखलूक देखे। उन्होंने इन्हें एनिमल्क्यूल्स यानी चौथाई जानवर कहा। ये प्रोटोजोआ के पहले रिकॉर्ड शुदा मुशाहिदात थे। लीeuwenhoek ने जो कुछ देखा उसकी एहतियात से तस्वीरें बनाई। उनकी दरियाफ्तों ने माइक्रोस्कोपिक जिंदगी की एक बिल्कुल नई दुनिया खोल दी। लीeuwenhoek के बाद काफी अरसे तक प्रोटोजोआ का मुताला सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ा। वक्त के साथ साथ माइक्रोस्कोप्स बेहतर होती गई। इससे साइंटिस्ट्स को मजीद तफसीलत देखने का मौका मिला। 19वीं सदी में साइंटिस्ट्स ये समझने लगे कि ये एनिमल्क्यूल्स एक खुले वलय जानदार है। प्रोटोजोआ की इस्तिलाह जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफुस ने 1818 में पेश की। उन्होंने इसे इन खुदबीनी जानदारों को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल किया। बाद में 1845 में कार्ल थियोडोर वन सीबोल्ड ने बाकायदा तौर पर फाइलम प्रोटोजोआ कायम किया। उन्होंने इन्हें या खुलवी जानवरों की तरह के जानदार करार दिया। ये उनकी दर्जा बंदी में एक अहम कदम था। 19वीं और 20वीं सदी के शुरू का वक्त प्रोटोजोलॉजी के लिए बहुत अहम था। साइंटिस्ट ने प्रोटोजोआ की बहुत सी नई अक़साम दरियाफ्त की। उन्होंने उनके लाइफ साइकिल्स यानी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल का मुताला भी शुरू किया। उन्होंने सीखा कि प्रोटोजोआ अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं और अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं। ये वाज़ेह हो गया कि कुछ प्रोटोजोआ बीमारियां फैला सकते हैं। मिसाल के तौर पर चार्ल्स लावेरन ने 1880 में मलेरिया का जारासूमा प्लाज्मोडियम दरियाफ्त किया। इस दरियाफ्त ने प्रोटोजोआ के मुताले की तिबी अहमियत को उजागर किया। फ्रिट्ज शाउडिन और एरिक हॉफमन जैसे माहिरीन ने ट्रेपोनीमा पालिडम यानी सिफिलिस फैलाने वाले बैक्टीरिया की निशानदही की और इसे ऐसी ही अलामत वाली प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों से अलग किया। इससे बीमारियों के बारे में हमारी समझ बेहतर हुए। आज भी प्रोटोजोआ का मुताला तहकीक का एक सरगर्म मैदान है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और मोलेकुलर बायोलॉजी की जदीद टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। इन आलत की मदद से साइंटिस्ट्स प्रोटोजोआ का और भी गहरे में जाकर मुताला कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ पहले के ख्याल से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम के हैं। उनकी दर्जाबंदी नई मालूमात मिलने पर वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही है। अब उन्हें पहले जानवर नहीं समझा जाता, बल्कि अब उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक मुख्तलिफ अक़साम का ग्रुप समझा जा है। प्रोटोजोआ को समझना माहौलियात, तिब और बुनियादी बायोलॉजी के लिए अब भी बहुत जरूरी है। इनका मुताला सेल बायोलॉजी के बुनियादी उसूलों को जाहिर करता है। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक जानदार होते हैं, जिसका मतलब है कि इनके एक खलिए में एक वाज़मरकज़ यानी न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में जानदार का डीएनए होता है, जो उसकी सारी मालूमात का नक्शा है। न्यूक्लियस एक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह कामादा होता है जो खलिए को भरता है। यह दो हिस्सों में बटा होता है, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म आम तौर पर साफावर ज्यादा ठोस होता है। ये हरकत करने और हिफाजत के लिए साख्ते बनाने में मदद करता है। एंडोप्लाज्म ज्यादा दानेदार होता है और इसमें खलिए के ज्यादातर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे आज़ा की तरह होते हैं। हर एक का अपना खास काम होता है। पूरा प्रोटोजोन खलिया एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह झिल्ली कंट्रोल करती है कि खलिए के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर रह जाएगा। यह एक बहाता हमरकावट है। कुछ प्रोटोजोआ में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक अजाफी हिफाजती तह होती है। इस तह को पेलिकल कहते हैं। पेलिकल जिस्म को सहारा देती है और प्रोटोजोआन को एक खास शक्ल देती है। यह नस्ल के हिसाब से लचकदार या सख्त हो सकती है। यह बनावटान की पहचान में मदद देती है। पेलिकल का होना या होना मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोजोआ के दर्जहबंदी में एक अहम खुसूसियत है। प्रोटोजोआ में अपनी जिंदगी के अमल के लिए मुख्तलिफ ओरिजिनल्स होते हैं। खुराक के लिए बहुत सौ में एक खलियाती मिना यानी साइटोस्टोम होता है,
जहां से खुराक के ज़रात अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद खुराक एक फूड वैक्यूल में बंद हो जाती है। इन फूड वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स की मदद से हाजमा होता है। फल तो मादे खलिए से एक खास जगह जिसे साइटोप्रोक कहते हैं या एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाले जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यानी पानी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मीठे पानी के बहुत से प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म से इजाफी पानी जमा करते हैं, फिर वो सिकुड़कर पानी को खलिए से बाहर निकाल देते हैं ताकि खलिया फट न जाए। बहुत पे प्रोटोजोआ क्या एक अहम खुसूसियत है, वो हरकत के लिए मुख्तलिफ साख्तें इस्तेमाल करते हैं। कुछ अपने साइटोप्लाज्म के आर्जी फैलाव इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सूडोपोडिया यानी झूठे पांव कहते हैं। दूसरे चाबिक जी साख्तें इस्तेमाल करते हैं जिन्हें फ्लाजेला कहते हैं, जबकि कुछावर बहुत से छोटे बालों जैसी साख्तें इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये हरकत करने वाले ऑर्गेनेल्स कुछ इंसलों में खुराक हासिल करने में भी मदद देते हैं। अफजाइश इंसल के लिए प्रोटोजोआ ज्यादातर गैर जिनसी तरीके से अपनी इंसल बढ़ाते हैं। सबसे आम तरीका बाइनरी फिशन है, जिसमें एक खलिया दवाइक जी से नए खलियों में तकसीम हो जाता है। कुछ जिनसी तरीके से भिंसल बढ़ा सकते हैं जिसमें जीनियाती मवाद का तबादला होता है। साख्ता वर काम में यह फर्कान है मुख्तलिफ माहौल में फूलने फूलने में मदद देता है। वक्त के साथ साथ प्रोटोजोआ की दर्जाबंदी में बहुत तब्दीली आई है। शुरू में इनको बहुत आम खसूसियत की बुनियाद पर ग्रुप्स में रखा गया था। जैसे जैसे साइंस के आलात और इल्म में तरक्की हुई, ये दर्जाबंदी और बेहतर होती गई। पुराने तरीके के मुताबिक फाइलम प्रोटोजोआ को मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया गया था। ये तकसीम बुनियादी तौर पर उनके हरकत करने के तरीके पर मबनी थी। ये बड़े ग्रुप्स में फर्क करने का एक बहुत वाज़ेह और आसान तरीका है। हरकत के लिए जो खास आजाद देखे गए वो थे सूडोपोडिया, फ्लैजेला और सिलिया। कुछ प्रोटोजोआ खासतौर पर जो दूसरों पर रहते हैं यानी पैरासिटिक, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें हरकत के लिए खास अज़ा नहीं होते। ये बी ग्रुप बनाने की एक वजह बनी। हरकत की बुनियाद पर 4 बारी पुरानी क्लासेस ये हैं: सार्कोडीना, मास्टिगोफोरा, सिलियोफोरा और स्पोरोजोआ। क्लास सार्कोडीना में वो प्रोटोजोआ आते हैं जो सूडोपोडिया की मदद से हरकत करते हैं। अमीबा इसकी एक मशहूर मिसाल है। क्लास मास्टिगोफोरा में वो प्रोटोजोआ शामिल हैं जो हरकत के लिए एक से ज्यादा फ्लैजेला इस्तेमाल करते हैं। यूग्लेना और ट्रिपनोसोमा इसी ग्रुप में आते हैं। क्लास सिलियोफोरा उन प्रोटोजोआ पर मुश्तमिल है जो सिलिया की मदद से हरकत करते हैं। पैरामीशियम इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। आखिर में क्लास स्पोरोजोआ में वो प्रोटोजोआ शामिल हैं जो आमतौर पर अपने बड़े होने पर हरकत नहीं कर सकते और पैरासिटिक होते। ये अक्सर स्पोर्स पैदा करते हैं। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है इसी ग्रुप में है। ये बात याद रखना जरूरी है कि जदीद बायोलॉजिकल दर्जाबंदी के निजाम बदल रहे हैं। मोलेकुलर बायोलॉजी खास तौर पर डीएनए सीक्वेंसिंग के आने से साइंसदान मुख्तलिफ जंदरून के ग्रुप्स के दरमियान ताल्लुकात का दोबारा जायजा ले रहे हैं। प्रोटिस्ट्स जिनमें प्रोटोजोआ भी शामिल हैं, उनकी दर्जाबंदी आजकल एक बहुत तेजी से बदलने वाला मैदान है। बहुत से पुराने ग्रुप्स जैसे कि खुद प्रोटोजोआ को कभी कभी पैराफिलेटिक समझा जाता है। इसका मतलब है कि उनमें न ही पुराने जद्दे अमजद की सारी नस्ल शामिल नहीं होती। नए निजाम अक्सर इन जंदरून को जेनेटिक सबूत की बुनियाद पर मुख्तलिफ सुपर ग्रुप्स या किंगडम्स में रखते हैं, लेकिन पुरानी दर्जाबंदी अभी अक़साम को समझने के लिए मुफीद है। उनके इख्तिलाफ और खसूसियत को समझने के लिए पुरानी दर्जाबंदी अभी भी मददगार है। हर क्लास में सिर्फ हरकत के अलावा भी मुनफरिद खसूसियत होती है। इनमें सेल की साख्त, ग़िज़ा हासिल करने के तरीके, नस्ल बढ़ाने के तरीके और जिंदगी के चक्कर में फर्क शामिल है। मिसाल के तौर पर चिलियट्स में अक्सर 2 किस्म के न्यूक्लिय होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। स्पोरोजोन्स के जिंदगी के चक्कर पेचीदा होते हैं जिनमें अक्सर एक से ज्यादा मेजबान होस्ट शामिल होते हैं। इन फर्कों को समझना उनकी बायोलॉजी और दूसरे जानदार के साथ उनके ताल्लुकात का मुताला करने के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले हस्सों में हम इन पुरानी क्लासेस को और तफसील से देखेंगे, उनकी खास खसूसियत और मिसालों पर रोशनी डालते हुए। 5वां हिस्सा हरकत के माहिर क्लास सार्कोडीना
जिन्हें रिजोपोडा भी कहते हैं। ये दिलचस्प प्रोटोजोआ अपने हर करने के अनोखे तरीके की वजह से मशहूर हैं। ये सूडोपोडिया इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है नकली बाउंड। ये उनके साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर के मादे के आर्जी उबार होते हैं। देखें, सेल अपने जिस्म का एक हिस्सा बाहर निकलता है और फिर बाकी सेल उस उबार में चला जाता है। इस किस्म की हरकत को हम अमीबोइड मूवमेंट कहते हैं। अब सूडोपोडिया सिर्फ इधर हर हरकत करने के लिए ही नहीं होते, ये गिजा पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जब कोई सर्कोडीना किसी गिजा के जर्रे के पास आता है तो वो अपने सूडोपोडिया को उसके गर्द फैलाकर उसे निगल लेता है। इस अमल को फागोसाइटोसिस कहते हैं। फिर ये गिजा सेल के अंदर एक फूड वैक्यूल यानी गिजा की थैली में बंद हो जाती है। क्लास सर्कोडीना का सबसे मशहूर रुकून है अमीबा। ये अमीबास आमतौर पर ताजा पानी के तालाबों, चौथाई गद्दों और नम मिट्टी में पाए जाते हैं। इनकी जिस्म की शक्ल बहुत लचकदार होती है। पता है क्यों? क्योंकि इनमें कोई सख्त जिल्द या पेलिकल नहीं होता। इनकी सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की झिल्ली ही बाहर की हद का काम करती है। अंदर साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन यानी सेल में पानी का तवाजुन बरकरार रखने के लिए बहुत अहम है। ये सेल से फालतू पानी जमा करता है और उसे बाहर निकाल देता है। अमीबस बैक्टीरिया, एल्गी और दूसरे छोटे प्रोटोजोआ को अपनी गिजा बनाते हैं। ये गैर जिनसी तरीके से यानी बेरी फिशन के जरिए अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। इसमें सेल दो बिल्कुल एक जैसे नए सेल्स में तकसीम हो जाता है। अब सारे सार्कोडीना अमीबा की तरह बगैर खोल के नहीं होते। इस क्लास के कुछ अरकान हिफाजती खोल या टेस्ट्स रखते हैं। मिसाल के तौर पर फोरामिनिफेरेंस खोले। ये पेचीदा कई खनन वाले खोल बनाते हैं जो आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इन खोलों में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे सूडोपोडिया बाहर निकलते हैं। जब फोरामिनिफेरेंस मर जाते हैं तो उनके खोल समंदर की तह में डूब जाते हैं। लाखों सालों में ये खोल जमा होकर चौकिया चूने के पातर के जखैर बना सकते हैं। रेडियोलेरियंस सार्कोडीना का एक और ग्रुप है जो खूबसूरत पेचीदा दंचे बनाते हैं जो अक्सर सिलिका से बने होते हैं। ये दंचे भी समंदरी मिट्टी का हिस्सा बनते हैं। कुछ सार्कोडीना पैथोजेनिक भी हो सकते हैं यानी वो बीमारियां फैला सकते हैं। इसकी एक मिसाल है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ये एक तुफैली अमीबा है जो इंसानी अंत में रहता है। ये एक संगीन बीमारी पैदा कर सकता है जिसे अमीबिक डिसेंट्री यानी अमीबा वाला पैचिश कहते हैं। ये बीमारी उन इलाकों में आम है जहां सफाई का निजाम अच्छा नहीं होता। ये अमीबा अंत की अंदरूनी थे पर हमला करता है जिससे जख्म और डस्ट हो जाते हैं। ये जिस्म के दूसरे हिस्सों जैसे जिगर तक भी फैल सकता है और वहां फोरे एब्सेसिस बना सकता है। इन बीमारी फैलाने वाले सार्कोडीना की जिंदगी के बारे में समझना, उनके इलाज और बचाव के तरीके ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। सार्कोडीना में ये जो इतना फर्क है, कुछ आजादी से रहते हैं, कुछ पेचीदा खोल बनाते हैं और कुछ दूसरों पर पलते हैं। ये वाकई हैरान कुन है। छठा हिस्सा कोरई जैसी दुम वलाई कमालात। क्लास मस्टिगोफोरा यानी फ्लैजेलेट्स। क्लास मस्टिगोफोरा जिन्हें अक्सर फ्लैजेलेट्स कहा जाता है में ऐसे प्रोटोजोआ शामिल हैं जिनकी पहचान एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला की मौजूदगी है। फ्लैजेलम एक लंबा कोरे जैसा हिस्सा होता है जो सेल बॉडी से बाहर निकला होता है। फ्लैजेलम की लहराती हुई हरकत प्रोटोजोआ को पानी में आगे धकेलती है। कुछ फ्लैजेलेट्स में एक फ्लैजेलम होता है जबकि कुछ दूसरों में दो या कई हो सकते हैं। फ्लैजेला की तादाद और तरतीब अहम खुसूसियात हैं जो उनकी शनाख्त में इस्तेमाल होती हैं। फ्लैजेला सिर्फ हरकत के लिए ही इस्तेमाल नहीं होते बल्कि पानी की लहरें पैदा करने में भी मदद करते हैं ताकि गिजा के जरूरत चंदार की तरफ आ सके। बहुत से फ्लैजेलेट्स की एक मखसूस शक्ल होती है जो अक्सर एक पेलिकल से बरकरार रहती है। ये क्लास बहुत मुतनव्वा है और इसमें आजाद रहने वाले और तुफैली दोनों तरह के जानदार शामिल हैं। इसे अक्सर दो बारी सब क्लासेस में तकसीम किया जाता है, फाइटोमास्टिगोफोरा यानी फाइटोफ्लैजेलेट्स और ज़ूमास्टिगोफोरा यानी ज़ूफ्लैजेलेट्स। फाइटोफ्लैजेलेट्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं और ये पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यूग्लेना इसकी एक आम मिसाल है जो अक्सर ताजा पानी में पाया जाता है। यूग्लेना में एक फ्लैजेलम, एक लचकदार पेलिकल, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट्स और एक आई स्पॉट यानी स्टिग्मा होता है जो इसे रोशनी का पता लगाने में मदद देता है।
अगर रोशनी दस्तयाब न हो तो युगलेना की कुछ अकसाम पानी से गिज़ाए अज्जा जाज़ब कर सकती हैं, जो उनके मिक्सोट्रोफिक तरीका गिज़ायत को ज़हीर करता है। ये चीज उन्हें मुतले के लिए बहुत दिलचस्प बना देती है। ज़ूमास्टिगेलेट्स में क्लोरोप्लास्ट नाहीन होते और वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी गिज़ा दूसरे जानदारों को खाकर या पानी में हल शुदा नामियाती मद्दे को जज्ब करके हासिल करते हैं। बहुत से ज़ूमास्टिगेलेट्स तुफैली होते हैं और इंसानों और जानवरों में शदीद बीमारियां पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रिपनोसोमा की अकसाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का सबब बनती है, जो छत से मक्खियों से फैलती है, और चागस बीमारी जो किसिंग बग्स से फैलती है। इन तुफैलियों का लाइफ साइकिल पेचीदा होता है, जिसमें अक्सर एक की रेक्टर और एक रेयरकी वाला मेजबान होस्ट शामिल होता है। एक और मिसाल जार्डिया लैम्ब्लिया है। यह एक ऐसा फ्लैजेलेट है जो इंसानी अंत को मुतासिर करता है और जार्डियासिस का सबब बनता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी खास अलामत डायरिया है। मस्टिगोफोरा में अफजाइशी नस्ल बुनियादी तौर पर गैर जिनसी होती है, आमतौर पर लंबे के रुख बिनरी फिशन के जरिए। इस अमल में सेल अपने लंबे महवर एक्सिस पर तकसीम होता है, अगले सिरे से शुरू होकर जहां फ्लैजेला मौजूद होते हैं। कुछ फ्लैजेलेट्स जैसे वोल्वॉक्स जैसी कुछ कॉलोनियल अकसाम जिनसी अफजाइशी नस्ल की सादा शक्लिन भी दिखा सकते हैं। फ्लैजेलेट्स की सख्ती पेचीदगी में बहुत फर्क होता है। कुछ सादे अकेले सेल होते हैं जबकि दूसरे कॉलोनीज बनाते हैं। ये कॉलोनी सेल्स के धीले दाले इज्तिमा से लेकर इंतहाई मुनज़्ज़म साख्तों तक हो सकती हैं, जहां सेल्स कुछ हद तक तखसीस दिखाते हैं। क्लास मास्टिगोफोरा के अंदर ये तनाव उन कई तरीकों को उजागर करता है, जिनसे यखुलवी जानदारों नए मुख्तलिफ माहौल और तर्ज जिंदगी को अपनाया है।